बहू, चाय बन गई क्या, या फिर अभी भी वही खटर पटर चल रही है? रुक्मणी जी ने अपनी बड़ी बहू सुमन से कहा। तो सुमन जल्दी से बोली, बस माँ जी, अभी लाई। कहते हुए उसने ट्रे में 3 कप चाय रखे और ड्राइंग रूम में ले आई। वहाँ रुक्मणी जी और उनका छोटा बेटा पवन और छोटी बहू पूनम बैठे थे। पूनम को इस घर में आए हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल थोड़ा बदला बदला लग रहा था। तभी रुक्मणी जी ने चाय लेते हुए कहा, देखो बड़ी बहू, अब घर में लोग बढ़ गए हैं, काम भी बढ़ेगा और खर्चा भी। तो बड़ी बहू सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ जी, सब हो जाएगा। इतना कहकर वो वापस मुड़कर रसोई में जाने लगी। तभी रुक्मणी जी ने उसे रोक लिया। रुको, बात अभी पूरी नहीं हुई है मेरी। यह सुनकर सुमन वहीं खड़ी रह गई। तो रुक्मणी जी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, आज शाम को सब बैठकर एक जरूरी बात करेंगे, तुम भी वहीं आ जाना। सुमन ने बस हाँ में सिर हिला दिया और वापस चली गई। दिन भर वही रोज का काम चलता रहा, सफाई, खाना, कपड़े, सब कुछ है। बीच बीच में वो अपने फ़ोन पर ऑफिस के मैसेज भी देख लेती, क्योंकि घर के काम के साथ साथ वो एक प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रही थी। उसकी सैलरी ही इस घर की सबसे बड़ी सहारा थी, लेकिन इस बात का जिक्र घर में कोई नहीं करता था। शाम के करीब 7 बजे सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। माहौल थोड़ा भारी था। रुक्मणी जी ने सीधा कहना शुरू किया, देखो बड़ी बहू, अब घर में जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तुम्हारे देवर पवन की शादी हो चुकी है, खर्चा भी बढ़ गया है, इसलिए अब नया नियम होगा। सुमन चुपचाप सुनती रही। आज से तुम्हारी पूरी सैलरी मेरे हाथ में आएगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सुमन को जैसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, पूरी सैलरी? तो रुक्मणी जी ने सख्त आवाज में कहा, हाँ पूरी सैलरी। इस घर में रहना है तो कमाई भी घर के मुखिया के हाथ में देनी पड़ेगी। पहले ही मेरे बेटे को खा गई है, हमने तुझे इस घर में रहने दिया, वो कम है क्या? तभी छोटी बहू पूनम ने भी धीरे से कहा, हाँ दीदी, मम्मी जी सही कह रही हैं, घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। सुमन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसे साफ समझ आ रहा था कि ये बात अचानक नहीं आई है, इसके पीछे कई दिनों से कुछ चल रहा था। उसने शांत आवाज में कहा, माँ जी, मैं पहले भी घर में खर्च करती रही हूँ, लेकिन पूरी सैलरी देना थोड़ा मुश्किल होगा। रुक्मणी जी का चेहरा सख्त हो गया। क्यों मुश्किल होगा? जब इस घर में रहती हो तो पैसा भी घर का ही हुआ ना। सुमन ने धीरे से कहा, माँ जी, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, बच्चे की फीस है। रुक्मणी जी तुरंत बोली, कौन सी जिम्मेदारी? यहाँ रहने का खर्चा कम है क्या? सुमन चुप हो गई। उसे याद आया 2 साल पहले जब इस घर पर लोन का बोझ बढ़ गया था और बैंक वाले रोज फोन करते थे, तो एक वही थी जिसने अपनी सैलरी से किस्त भरनी शुरू की थी। लेकिन उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा था कि बहू घर संभाल रही है। अब अचानक उसकी पूरी कमाई पर हक जताया जा रहा था। रुक्मणी जी ने फिर सख्त आवाज में कहा, देखो बहू, साफ बात है, अगर इस घर में रहना है तो कमाई मेरे हाथ में देनी होगी। सुमन ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, और अगर ना दूं तो रुक्मणी जी ने बिना झिझक जवाब दिया, तो इस घर में रहने का हक भी नहीं रहेगा। ये सुनते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी पास में बैठे छोटे बेटे पवन ने कहा, मम्मी, इतनी बड़ी बात तो मत कहिए, जाने दीजिए ना। लेकिन रुक्मणी जी गुस्से में बोली, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ,
बहू को उसकी औकात याद रहनी चाहिए। सुमन ने ये शब्द सुने और कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ी रही। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है माँ जी, कल सुबह बात करते हैं। तभी पूनम हल्की हंसी के साथ बोली, बात क्या करनी है दीदी, फैसला तो हो ही चुका है। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो कुछ देर तक अपने बेटे को निहारती रही, जो फ़ोन में गेम खेल रहा था। आज अचानक ही उसे अपने पति की याद आ गई। कहाँ चले गए आप, हमको अकेला छोड़कर। अब तो इस घर में रहने की भी कीमत चुकानी पड़ रही है हमें। ये सोचते हुए अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ मम्मा, 5 साल के बेटे प्रियांशु ने मायूसी से कहा। तो सुमन ने तुरंत आंसू पोंछे और हंसते हुए बोली, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, चलो अब तुम भी सो जाओ। ये कहकर उसने बात को टाल दिया और बेटे को सुलाने लगी। कुछ देर बाद सुमन ने अपने पति की तस्वीर की तरफ देखा, जैसे वो कह रहे हों, इतनी जल्दी हार मत मानो सुमन, तुम्हें अपने बेटे के हक के लिए खड़े रहना है। तो अचानक ही सुमन खड़ी हुई, अलमारी खोली और अंदर से एक पुरानी फाइल निकालकर हाथ में ले ली। उस फाइल में कुछ ऐसे कागज़ थे जिनके बारे में इस घर में शायद ही किसी को पता था। सुमन ने फाइल को देखा और धीरे से खुद से कहा, कल सुबह सब साफ हो जाएगा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। उसे पता था कल की सुबह इस घर की कहानी बदलने वाली है। रात भर सुमन को ठीक से नींद नहीं आई। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन उसके दिमाग में वही सास की बातें घूम रही थी जो शाम को ड्राइंग रूम में हुई थी। अगर इस घर में रहना है तो कमाई मेरे हाथ में देनी होगी। रुक्मणी जी की वो बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसने करवट बदली और छत की तरफ देखने लगी। 8 साल से उसने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस घर में मेहमान बनकर रह रही हो। सुबह के करीब 5 बजे उठकर बैठ गई। घर में अभी सब सो रहे थे। आंगन में हल्की ठंडक थी। वो धीरे से उठी और अलमारी खोली। अंदर वही फाइलें रखी थी जैसे उसने रात में निकाली थी। सुमन ने फाइल हाथ में ली और कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। 2 साल पहले की सारी बातें उसके सामने घूमने लगी, जब बंक वाले रोज फ़ोन करते थे, जब इस घर पर लोन का बोझ बढ़ता जा रहा था और जब एक एक करके सबने हाथ खड़े कर दिए थे। उस समय ससुर जी ने उससे कहा था, अगर तुम किस्त भर सकती हो तो घर बच जाएगा। और उसी दिन से उसने हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा उस लोन में देना शुरू कर दिया। लेकिन आज उसी घर में उसकी कमाई पर सवाल उठाए जा रहे थे। सुमन ने फाइल वापस अलमारी में रखी और रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद घर में हलचल शुरू हो गई। रुक्मणी जी आंगन में आई और बोली, सुमन चाय बना दी क्या? जी माँ जी, अभी लाई। कुछ मिनट में चाय की ट्रे फिर से ड्राइंग रूम में थी। आज माहौल थोड़ा अलग था, जैसे सबको उस बात का इंतजार हो जो रात में अधूरी रह गई थी। पवन सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था। पूनम भी पास में ही बैठी थी। रुक्मणी जी ने चाय का कप रखते हुए कहा, चलो तो सुमन बहू, अब बताओ क्या सोचा है तुमने? तो सुमन ने सीधा जवाब नहीं दिया। किस बारे में माँ जी? रुक्मणी जी ने हल्का सा ताना मारते हुए कहा, इतनी जल्दी भूल भी गई? कल जो बात हुई थी वही। तभी पूनम भी मुस्कुराते हुए बोली, दीदी मम्मी जी ने बिल्कुल सही कहा है, घर में रहना है तो खर्चा भी देना पड़ेगा। सुमन ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी रुक्मणी जी ने फिर सख्त आवाज में कहा, सीधी बात है बहू,
आज से तुम्हारी सैलरी मेरे हाथ में आएगी। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर सुमन ने धीरे से कहा, माँ जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो बहू। सुमन ने शांत आवाज में पूछा। अगर मैं इस घर की जिम्मेदारी निभाती हूँ तो क्या मुझे इस घर में सम्मान भी मिलेगा? रुक्मणी जी हंस पड़ी। बहुत बड़ी बातें करने लगी हो बहू तुम। बहू को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना मिल रहा है तुम्हें। तो सुमन ने धीरे से कहा, अगर सम्मान होता तो मुझे घर से निकालने की बात नहीं होती माँ जी। यह सुनते ही रुक्मणी जी का चेहरा सख्त हो गया। देखो बड़ी बहू, बात को घुमाओ मत। हमने साफ कहा था कि कमाई घर में दो, वरना इस घर में रहने का हक नहीं रहेगा। तभी पवन ने धीरे से कहा, मम्मी इतनी कड़वी बात मत कहिए। लेकिन रुक्मणी जी ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो पूनम भी बोली, दीदी मम्मी जी का मतलब बस इतना है कि घर की कमाई घर में ही रहनी चाहिए। सुमन कुछ सेकंड तक सबको देखती रही। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, ठीक है माँ जी, अगर यही नियम है तो आज एक बात साफ कर लेते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, अब क्या साफ करना है बहू? माँ जी, आज शाम को जब सब फ्री होंगे तब हम बैठकर आराम से बात करेंगे। तभी पूनम ने हंसते हुए तंज कसा, इतनी सी बात के लिए शाम का इंतजार क्यों दीदी? तो सुमन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि शाम को कुछ जरूरी कागज भी दिखाने हैं। यह सुनते ही रुक्मणी जी थोड़ी चौंकी, कौन से कागज हैं? तो सुमन ने सिर्फ इतना कहा, घर से जुड़े कागज हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रुक्मणी जी ने पहली बार ध्यान से सुमन को देखा। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले से ही सब तय करके बैठी हो। शाम होने तक पूरे घर में वही बात घूमती रही। पूनम कई बार अपने पति पवन से पूछ चुकी थी, पवन तुम्हारी भाभी कौन से कागज दिखाने वाली है? लेकिन पवन के पास भी कोई जवाब नहीं था। शाम के करीब 8 बजे फिर वही ड्राइंग रूम था, वही लोग थे, लेकिन आज माहौल पहले से भी ज़्यादा भारी था। सुमन अपने कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में वही फाइल थी। उसने धीरे से फाइल मेज पर रख दी और शांत आवाज में बोली, माँ जी, आज सब साफ हो जाएगा। कमरे में बैठे तीनों लोग उस फाइल को देखने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस फाइल में ऐसा क्या है। ड्राइंग रूम में गहरा सन्नाटा था। मेज पर रखी फाइल को सब ऐसे देख रहे थे जैसे उसके अंदर कोई बड़ा राज छुपा हो। रुक्मणी जी ने अधीर होकर कहा, सुमन, आखिर इन कागजों में ऐसा क्या है जो तुम इतना नाटक कर रही हो? तो सुमन ने धीरे से फाइल खोली। माँ जी, नाटक मैं नहीं कर रही, बस आज सच सामने रख रही हूँ। तभी पूनम ने ताना मारते हुए कहा, भाभी सीधा सीधा बोलिए ना, बात को इतना घुमा क्यों रही हैं? तो सुमन ने फाइल से एक कागज निकाला और मेज पर रख दिया। पहले इसे पढ़ लीजिए। पूनम ने तुरंत कागज उठाया। शुरुआत में उसके चेहरे पर वही सख्ती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी नज़रें नीचे जाती गई उसका चेहरा बदलने लगा। तभी पवन बेचैन होकर बोला, क्या है पूनम? तो पूनम ने बिना कुछ कहे कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। पवन ने कागज पढ़ा और कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रह गया। तभी रुक्मणी जी ने झुंझलाकर कहा, कोई बताएगा भी कि इसमें लिखा क्या है? तो सुमन ने पहली बार साफ और मजबूत आवाज में कहा, मम्मी जी, इसमें लिखा है कि ये घर अब मेरे नाम पर है। जैसे ही ये शब्द कमरे में गूंजे तो सबके चेहरे बदल गए। क्या? रुक्मणी जी लगभग चिल्ला पड़ी। वो गुस्से में बोली, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये घर हमारे परिवार का है। सुमन ने शांत आवाज में कहा, परिवार का था माँ जी, लेकिन अब नहीं। तभी पवन ने कागज को फिर से देखा। भाभी, ये कैसे हो सकता है? सुमन ने गहरी सांस ली
और बोली, 2 साल पहले जब बैंक वाले रोज़ फ़ोन कर रहे थे, जब लोन की किस्तें रुक गई थी, तब पापा जी ने मुझसे बात की थी। तभी रुक्मणी जी बीच में ही चिढ़कर बोली, तो फिर क्या हुआ बहू, क्या हुआ मम्मी जी? तब मैंने ही कहा था कि मैं किस्त भरूंगी। पवन थोड़ा चौंका, लेकिन भाभी, वो तो हम सब मिलकर भर रहे थे। सुमन हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर सब मिलकर भर रहे थे तो बैंक की रसीदों में सिर्फ मेरा ही नाम क्यों है? यह सुनकर पवन चुप हो गया। सुमन ने फाइल से कुछ और कागज निकाले और मेज पर रख दिए। ये पिछले 2 साल की EMI की रसीद हैं, हर महीने मेरी सैलरी से गई हैं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। पूनम ने फिर से कहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है दीदी, घर तो परिवार का ही होता है ना। सुमन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फर्क पड़ता है पूनम, क्योंकि उस समय पिताजी ने ये घर मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि उन्हें शक था कि तुम लोग कभी भी मुझे इस घर से निकाल सकते हो। यह सुनकर रुक्मणी जी गुस्से से कांपने लगी। बहुत बड़ी चाल चली है तुमने, हमें ही हमारे घर से निकालने की तैयारी कर ली। सुमन ने शांत आवाज में कहा, मैंने कोई चाल नहीं चली माँ जी, बस घर बचाया था। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रुक्मणी जी अचानक बोली, ठीक है, अगर घर तुम्हारा है तो हमें निकाल दो, यही चाहती हो ना तुम? तो सुमन ने कहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, लेकिन दर्द जरूर था। माँ जी, निकालना मेरा मकसद कभी नहीं था। वो कुछ सेकंड रुकी, फिर धीरे लेकिन साफ आवाज में बोली, लेकिन अपमान सहना अब बंद होगा। कमरे का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो गया। पवन बेचैन होकर खड़ा हो गया। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी था, और वो फैसला सुमन लेने वाली थी। ड्राइंग रूम में कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। मेज पर रखे कागज जैसे पूरे घर की सच्चाई खोल कर रख चुके थे। तभी पूनम तिल मिलाकर बोली, भाभी, घर अपने नाम कर लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। बड़ा बनने की कोशिश मैंने कभी की ही नहीं, लेकिन छोटा बनकर रहना भी अब पसंद नहीं है मुझे। सुमन ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो पवन धीरे से बोला, भाभी, बात को इतना मत बढ़ाइए, घर में झगड़ा ठीक नहीं है। झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया पवन, कल रात मुझे घर से निकालने की बात किसने कही थी? पवन के पास कोई जवाब नहीं था। रुक्मणी जी गुस्से में बोली, तो अब क्या चाहती हो तुम? सुमन कुछ पल चुप रही, फिर बहुत शांत आवाज में बोली, फैसला बहुत सीधा है माँ जी, इस घर में सब रहेंगे, लेकिन अब कोई मेरी कमाई पर हक नहीं जताएगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सुमन ने आगे कहा, और आज के बाद कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि इस घर में रहने का हक नहीं है। तभी पूनम धीरे से बोली, अगर कोई कह दे, तो सुमन ने सीधे जवाब दिया, तो फिर उसे ही दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। ये सुनते ही रुक्मणी जी चुप हो गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वो सालों से दबाकर रखती आई थी, आज वही बहू अपने हक के लिए खड़ी हो गई है। कुछ देर बाद पवन धीरे से बोला, भाभी, हम सब यहीं रहेंगे, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सुमन ने बस इतना कहा, मुझे भी यही चाहिए, बस सम्मान के साथ। उस दिन के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया। अब सुमन से कोई उसकी कमाई का हिसाब नहीं पूछता था, और न ही उसे घर से निकालने की धमकी देता था, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि घर को बचाने वाली सुमन ही थी। तो दोस्तों, सुमन ने अपने हक के लिए बोलकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।